सरकार भले ही धान खरीदी केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था और समय पर भुगतान के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन डिंडोरी जिले की जमीनी हकीकत इन दावों की सच्चाई खुद बयां कर रही है। यहां अफसरों की लापरवाही के चलते ना तो समय पर धान का उठाव हो पा रहा है और ना ही किसानों को उनकी मेहनत की कीमत मिल पा रही है। एनडीटीवी ने जब मानकपुर और पिपरिया धान खरीदी केंद्रों पर रियलिटी चेक किया तो प्रशासनिक दावों की पोल खुलकर सामने आ गई। देखिए आप खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी सूखे या जर्जर गोदाम की नहीं है, न ही ये तस्वीरें किसी आपदा क्षेत्र की है। ये तस्वीरें उन सरकारी धान खरीदी केंद्रों की है जहां सरकार किसानों को सुरक्षा व्यवस्था और समय पर भुगतान का भरोसा देती है। कागजों में लिखे नियम के मुताबिक धान की खरीदी के बाद 72 घंटे के भीतर उसका उठाव अनिवार्य है, लेकिन डिंडोरी में ये नियम सिर्फ फाइलों और आदेशों तक सिमट कर रह गए हैं। यहाँ 72 घंटे नहीं 72 दिन जैसे हालात बन चुके हैं। खरीदी केंद्र पर हजारों नहीं दसियों हजार क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे बिना छत, बिना तिरपाल, बिना किसी सुरक्षा के, ऊपर से धूप, बीच बीच में नमी और कभी भी आ सकती बारिश हर गुजरते दिन के साथ खरीदी केंद्रों पर हजारों नहीं दसियों हजार क्विंटल धान खुले में पड़े हैं, बिना छत, बिना तिरपाल, बिना किसी सुरक्षा के। खुले आसमान के नीचे ये धान पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से धान में नमी आ रही है। बारिश और हर गुजरते दिन के साथ धान खराब होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ डूबता जा रहा है किसानों का भरोसा। ये उन किसानों की मेहनत है जिन्होंने कर्ज लेकर फसल बोई और अब भुगतान के इंतजार में सरकारी केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। तस्वीरें मानिकपुर धान खरीदी केंद्र की है, जहां अब तक करीब 60,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक सिर्फ 20,000 क्विंटल धान का ही परिवहन हो सका है। बाकी धान 1 महीने से इसी केंद्र में पड़ा हुआ है। डिंडोरी जिले में नागरिक आपूर्ति निगम विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते धान खरीदी केंद्र में हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं समनापुर इलाके के मानिकपुर धान खरीदी केंद्र में और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल धान कई दिनों से रखा हुआ है। नियमों के मुताबिक इस धान का जो परिवहन है वो 72 घंटे के भीतर कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन ये धान करीब 1 महीने से ऐसे ही खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है, जिसके कारण ये जो बोरियों में धान का वजन है, एक बोरी में कम से कम 1 से लेकर 2 किलो धान जो है सूखने के कारण वजन में भी कमी देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर करीब 20,000 क्विंटल धान कई दिनों से रखा हुआ है और जो नागरिक आपूर्ति निगम विभाग के अधिकारी हैं वो जो है परिवहन समय पे कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं, जिसका खामियाजा यहाँ की समिति है उनको भुगतना पड़ रहा है। इस खरीदी केंद्र में धान की तौल तो लगातार हो रही है, लेकिन पूरी व्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है। कारण साफ है, परिवहन में भारी लापरवाही। धान खरीदा जा रहा है लेकिन उठाया नहीं जा रहा, और जब पुराना धान पड़ा रहता है तो नए किसानों की खरीदी भी वहीं अटक जाती है। यानी एक चूक पूरी प्रक्रिया को जाम कर रही है। इसका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ रहा है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनके भविष्य पर इसका असर पड़ रहा है। किसान साफ कह रहा है कि धान दे दिया है लेकिन पैसा अब तक नहीं मिला। खेती पहले ही कर्ज पर चलती है, बीज, खाद, दवा, डीजल सब उधार, और जब फसल बेचने के बाद भी भुगतान अटक जाता है तो पूरा परिवार कर्ज के बोझ तले दब जाता है। और परिधान लगभग 12,000 कुंटल हो गई है। 20,000 के समथिंग अभी मैदान में ही पड़ा है। स्टैग भी लगे हैं हमारे, पूरी सिलाई भी है। इसके बाद वाहन ना मिलने के कारण परिधान नहीं हो पा रहा है और हमारे पास जगह के भी अभाव है, जिससे किसानों से हम खरीदी सही शॉर्ट पे नहीं कर पा रहे हैं। अव्यवस्था हो रही है, इधर उधर कोंटे में किसानों से खरीदी कर रहे हैं, जो बाद में हमारा धान चोरी होने की संभावना भी है, क्योंकि मैदान में जो सुरक्षा दिया गया है वो सुरक्षा से बाहर भी हम लोग खरीदी कर रहे हैं, जगह ना होने के कारण। नियम क्या है, धान खरीदी के बाद कितने देर में परिवहन हो जाना चाहिए? नियम ये है कि खरीदी होने के बाद उसको 24 घंटे में हम रेडी टू ट्रांसपोर्ट करते हैं, बोरी सिलाई होने के बाद, स्टैकिंग के बाद। वहीं खरीदी ज्यादा मात्रा में होने और धान का परिवहन न होने से केंद्र प्रभारी भी बेहद परेशान है। केंद्र प्रभारी साफ कह रहे हैं समस्या परिवहन की है। ये कब तक कितनी धान खरीदी हो चुकी है? कल तक 28,700 कुंटल खरीदी हो चुकी है ना? और परिवहन का कितना हुआ? परिवहन 8,801 कुंटल कल तक हुआ परिवहन। ये जो धान रखी हुई है यहाँ पे, ये कब से रखी हुई है? कितने दिन हो गए धान रखे हैं?
धान तो 8 तारीख से खरीदी चल रही है, 8 दिसंबर से। और 20 तारीख से परिवहन शुरू हुआ है। उसमें 1-2 गाड़ी बस आती है। जितना मतलब 1000 के अंदर ही परिवहन होता है एक दिन में, जबकि 4-5 हजार कुंटल हमारे यहाँ पर डे खरीदी हो जाती है। इसलिए परिवहन न होने की वजह से धान पड़ा हुआ है। सुना आपने, खरीदी केंद्र पर परिवहन की समस्या के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब खरीदी शुरू हुई तो परिवहन की तैयारी क्यों नहीं? अब चलते हैं पिपरिया धान खरीदी केंद्र। यहाँ भी हालात अलग नहीं है। यहाँ भी धान खुले आसमान के नीचे है और किसान भुगतान के इंतजार में है। धान दिसंबर महीने में 8-9 तारीख से तो खरीदी चालू हुई है और 15-16 तारीख के बीच में हमने धान बेचा है। हमारे परिवार के सदस्यों ने भी बेचा है और कुछ ही किसानों का जो 15 तारीख के पहले हैं उन किसानों का धान का पैसा आया है। बाकी अभी तक किसानों का पैसा नहीं आया है। वो भी रोज बैंक का चक्कर काट रहे हैं, समिति के चक्कर काट रहे हैं। समिति वाले बोल रहे हैं कि परिवहन नहीं होने के कारण आपके खाता में लेट से भुगतान होगा। तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, जो बहुत विकट स्थिति बनी हुई है। किसान अपना कर्जा नहीं पटा पा रहे हैं, कर्ज में डूबते जा रहे हैं। उनका ब्याज लग रहा है, खेती किसानी में लागत ज्यादा लग रही है और फायदा कम हो पा रहा है। तो सीधे सीधे इसमें शासन प्रशासन और परिवहन विभाग की ही जवाबदेही मानी जाएगी। 2 केंद्र, हजारों क्विंटल धान और एक जैसी बदहाली। सरकार कहती है व्यवस्था बेहतर है, किसान सुरक्षित है, लेकिन ये तस्वीरें पूछ रही है, अगर यही बेहतर व्यवस्था है तो बदहाली किसे कहते हैं? अगर इन केंद्रों से जल्द धान का उठाव नहीं हुआ तो नुकसान सिर्फ धान का नहीं होगा, नुकसान होगा किसानों के भरोसे का। अब देखना ये है कि प्रशासन कब जागता है और कब नियम कागज से निकलकर जमीन पर उतरते हैं। हजारों धान की बोरियां खुले आसमान के नीचे रखे रखे सूख रही हैं और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो उसका खामियाजा है ये समिति को उठाना पड़ेगा। तो न सिर्फ ये मानिकपुर धान खरीदी केंद्र बल्कि डिंडौरी जिले में ऐसे कई धान खरीदी केंद्र हैं जहां परिवहन जो है अभी तक सुचारू रूप से नहीं है। और इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को भी है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सब कुछ जानकर अनजान बने हुए हैं। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। बड़वानी जिला अस्पताल जो सिर्फ एक जिले का नहीं बल्कि पूरे निमाड़ की स्वास्थ्य का रीढ़ माना जाता है, लेकिन जिस अस्पताल पर रोज सैकड़ों जिंदगियां टिकी हैं, वही जिंदगी बचाने की सबसे अहम कड़ी वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस आज भी नाकाफी साबित हो रही है। जब मरीज की हालत गंभीर होती है और हर मिनट कीमती होता है, तब सरकारी सिस्टम जवाब दे देता है। नतीजा देखिए, परिजनों को निजी एम्बुलेंस के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है या फिर इलाज के रास्ते में ही जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो जाती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 400 बेड का अस्पताल हो चुका है और यहाँ पर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की कमी के चलते मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई क्रिटिकल मरीज अगर आता है तो उसे निजी अस्पताल से बुलाकर इंदौर रेफर किया जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मरीजों के लिए कम से कम 4 से 5 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की मांग समाज सेवियों के द्वारा की गई। एनडीटीवी के लिए बड़वानी से मुनाफा जी। ये दूध डेयरी का गाड़ी चलाते थे बड़वानी में। कहाँ रेफर किया है इनको इंदौर रेफर किया है। जिला अस्पताल बड़वानी। जिला अस्पताल में इतने बड़े बिल्डिंग है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। एक भी वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं है। अभी कम से कम आधा 1 घंटा करीब होने को आ गया है। अभी कहाँ से बुलवाई है? अभी साई हॉस्पिटल से बुलवाई है और पूरा खर्चा भी जो है बेचारे पीड़ित के परिवार के लोगों को देना पड़ता है। तो इतने बड़े जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस होना ज़रूरी है। व्यवस्थाओं के नाम पे या बड़वानी जिला अस्पताल में कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। बड़वानी जिला मुख्यालय में फिलहाल लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की आवश्यकता है। यहाँ पर बड़वानी जिला मुख्यालय पर बड़वानी जिले सहित अन्य जिलों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पर सीरियस पेशेंट को इंदौर रेफर किया जाता है। तो कम से कम एक लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो हम प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे पेशेंट को इंदौर रेफर करते हैं। और एक तरफ शासन जहां एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रहा है, तो कम से कम सरकारी हॉस्पिटल में भी लाइफ सपोर्ट के 4 एम्बुलेंस की सुविधा देना चाहिए। बड़वानी जिला चिकित्सालय मतलब जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब से बड़वानी जिला चिकित्सालय, जब खरगोन जिला था तब भी बड़वानी जिला चिकित्सालय था। और बड़वानी जिला चिकित्सालय बहुत लंबा एरिया घेरता है। यहाँ बड़वानी जिले के अलावा
धार जिले के कुक्षी, मनावर, अलीराजपुर तक के पेशेंट यहाँ आते हैं। पूरा ट्राइबल क्षेत्र है, गरीब लोग इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पर डे 800-900 से ज़्यादा ओपीडी पे पेशेंट दर्ज होते हैं और पूरे अस्पताल में भर्ती होते हैं। अब बड़वानी से इंदौर की दूरी लगभग 200-2.5 किलोमीटर के लगभग होती है। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, यहाँ हमने बार बार मांग भी करी कि मेडिकल कॉलेज का दर्जा बड़वानी में होना चाहिए, लेकिन मेडिकल कॉलेज तो नहीं हुआ। लेकिन अस्पताल के अंदर आईसीयू है, लेकिन जो इस प्रकार का आईसीयू नहीं है जब वेंटिलेटर वगैरह स्थापित हो। फिर क्या होता है, कोई गंभीर पेशेंट आ जाता है तो जब उसको इंदौर रेफर करते हैं तो एम्बुलेंस जो है उसमें मात्र ऑक्सीजन है, इसके अलावा कोई और सपोर्ट वेंटिलेटर जैसे सपोर्टिंग कुछ है नहीं। आजादी के 75 साल बाद भी अगर किसी गांव में बीमार को खाट पर उठाकर इलाज के लिए ले जाना पड़े, तो बच्चों को पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़े और जनप्रतिनिधि गांव का रास्ता तक ना जानते हो, तो ये सिर्फ बदहाली नहीं है बल्कि सिस्टम की गंभीर विफलता है। ऐसी एक तस्वीर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से सामने आई है, जहां आपको बता दें पेंड्री पानी गांव की ये तस्वीरें विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। जर्जर सड़कें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी और प्रशासनिक अनदेखी ने इस गांव को मानो वक्त से पीछे छोड़ दिया है। देखिए आप रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं एमसीबी जिले के ग्राम पंचायत घुटरा के पेंड्री पानी में, जहां पेंड्री पानी के लोग आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। यहां के लोगों को आज तक आजादी के बाद सड़क नहीं बनी, सड़क नहीं मिल पाया। आज भी कच्ची सड़क, पथरीली सड़क में आने जाने को परेशान हो रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी सड़क। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी सड़क में यहाँ के लोग रोजाना इसी रास्ते से बच्चे 2 से 3 किलोमीटर रोजाना जाते हैं। किस प्रकार सड़क है, आज आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर सड़क नहीं है। यहाँ के लोगों को अस्पताल जाने में बरसात के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है। मेन रोड तक ले जाने में 2 से 3 किलोमीटर खाट में उठाकर यहाँ के लोगों को ले जाना पड़ता है, फिर वहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा ले जाते हैं। हमारे साथ पेंड्री के कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या क्या समस्याएं होती है। यहाँ पे पूरा समस्या क्या है? समस्या रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है। रोड की बरसात में बहुत दिक्कत होती है। अभी तो ठीक है, आना जाना कर लेते हैं, पर बरसात में बहुत ना एम्बुलेंस आती है ना कोई गाड़ी आती है। यहाँ से खाट में ढो के ले जाना पड़ता है 2 किलोमीटर मेन रोड में, तब वहाँ से जाके बस पकड़ते हैं, फिर जाते हैं मनेन्द्रगढ़ हॉस्पिटल में। जिस प्रकार यहाँ पे सड़क बता रहे हैं आपकी खाट में उठाकर मेन रोड तक ले जाते हैं, काफ़ी परेशानी होती है। बहुत परेशानी दिक्कत होती है। यहाँ पे सड़क नहीं है, बच्चों को स्कूल की क्या समस्याएं हैं? स्कूल की समस्या अभी तो ठीक है, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। 3 किलोमीटर यहाँ से स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, और बच्चे एक दो जन नहीं जा पाते हैं। जिस प्रकार बता रहे हैं बच्चों को काफ़ी समस्या होती है बरसात के दिनों में। 2 से 3 किलोमीटर तक बच्चे स्कूल जाते हैं, काफ़ी समस्याएं होती है। मरीजों को खाट में उठाकर ले जाना पड़ता है, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई ना विधायक आया, ना कोई जनप्रतिनिधि आया। यहाँ के लोग कितना परेशानियों के बीच रोजाना सामना कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद यहाँ के लोगों को सड़क मिलता है या फिर इसी सड़क, पथरीली सड़क में रोजाना आना जाना करते हैं। एनडीटीवी के लिए एमसीबी से फलिता भगत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर से किसानी और पर्यावरण संरक्षण की एक प्रेरक कहानी सामने आई है। यहाँ एक किसान ने मुनाफे के साथ साथ प्रकृति का संतुलन बनाए रखने की अनोखी पहल की है। कार्बन उत्सर्जन कम